नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स दिस वीक में आपका बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते की कोर्ट से जुड़े कोई बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। तमाम कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा या नीट स्नातक परीक्षा 2024 में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं को लेकर मेडिकल कॉलेज में छात्रों के प्रवेश के लिए काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने मई में आयोजित परीक्षा को रद्द करने और पेपर लीक की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं में से एक पर एनटीए को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट के सफल अभ्यर्थियों को एमबीबीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। साथ ही कोर्ट ने पेपर लीक होने और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर नीट यूजी 2024 की परीक्षा फिर से कराने के अनुरोध वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से जवाब मांगा है। अब अन्य याचिकाओं के साथ 8 जुलाई को मामले की सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें एनटीए से जवाब चाहिए। नीट यूजी 2024 परीक्षा के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। देखिए, मल्टीपल पिटिशंस कोर्ट के सामने लिस्ट हुए हैं। सम ऑफ द पिटिशंस वर फाइल्ड बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑन द बेसिस दैट देयर हैज बीन अ लीक ऑफ द पेपर इटसेल्फ। तो उसके बेसिस पे कुछ पिटिशंस लिस्ट हुए थे। जो आज लिस्ट हुए थे उन पे नोटिस इशू हो गए हैं। बट आवर पिटिशन इज स्लाइटली डिफरेंट। आई रिप्रेजेंट अलॉन्ग विद मिस्टर रोहित जैन, वी रिप्रेजेंट मिस्टर अलक पांडे एंड हु हैज कलेक्टेड सिग्नेचर्स फ्रॉम अबाउट 20,000 स्टूडेंट्स, which clearly shows, मतलब स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में आ रहा है और उनको जवाब भी मिला है, that close to about 70 to 80 marks have been awarded in grace marks randomly to at least 1,500 students. So our petition is different from the other petitions where we are challenging the arbitrary award of grace marks to people. अगर किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है, they have become all India rank number 1, ऐसे भी हो चुका है। So what we have told the court that there is a very clear issue here. The thing is, since the matter was not listed before the court today, the court has only said, आप registry में mention करके इसको list करा दीजिए। So I think by tomorrow the matter should be listed. हमारे मैटर्स के पहले जो मैटर्स लिस्ट हुए थे उसमें ऑलरेडी नोटिस इश्यू हो चुका है। सो द कोर्ट इज इंडिकेटेड दैट आवर मैटर विल आल्सो बी टेकन अप विद द अदर मैटर्स एंड उसमें भी नोटिस इश्यू हो जाना चाहिए। बट द कोर्ट इज क्लियर दैट इट विल नॉट स्टे द काउंसलिंग प्रोसेस एट दिस स्टेज। सो दैट इज व्हाट द कोर्ट हैज सेड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कल हमारा मैटर लिस्ट हो जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने की। याचिका में पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है। साथ ही 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द करने की मांग है। याचिका में दोबारा नीट परीक्षा कराने की मांग की गई है। एनटीए के वकील ने कहा कि याचिका को पहले की याचिका के साथ संलग्न किया जाना चाहिए, जिस पर 17 मई को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी किया। उन्होंने बताया कि वह याचिका 8 जुलाई को सूचीबद्ध है। इसके बाद पीठ ने वर्तमान याचिका को पहले की याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया, जो 8 जुलाई को सूचीबद्ध है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि पीठ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। न्यायालय इस वर्ष कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को लेकर नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। इस तरह की याचिकाएं दिल्ली और कलकत्ता उच्च न्यायालय सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर याचिकाओं में से एक में विशेष रूप से उन आरोपों का उल्लेख किया गया है कि पटना में पेपर लीक हुआ था और राजस्थान में उम्मीदवारों को गलत प्रश्न पत्र दिए गए थे। 17 मई को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने नीट यूजी 2024 के परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
हालांकि इसने याचिका पर नोटिस जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट। शुक्रवार को नीट परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी याचिकाओं पर एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। कोर्ट 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई करेगा। कोर्ट ने नीट परीक्षा की काउंसलिंग पर रोक लगाने जैसे किसी भी आदेश पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हमने ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों के दोबारा परीक्षा का आदेश कोर्ट द्वारा नहीं दिया, एनटीए द्वारा ही फैसला लिया गया। फिलहाल नीट से जुड़ी अब तक की सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 5 मई को नीट यूजी 2024 परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक और कदाचार के कथित मामलों की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने इन मामलों को पहले की याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। इसमें इसी तरह के मुद्दे उठाए गए जिन्हें 8 जुलाई को सूचीबद्ध किया गया है, जबकि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को 2 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। अन्य प्रतिवादियों को सुनवाई की अगली तारीख तक का समय दिया गया। एनटीए के रिप्लाई आने के बाद में जो हमारी सबमिशंस हैं और इस केस को दोबारा से मेरिट्स पे जो 8 जुलाई को सुना जाएगा ये होगा। लेकिन जिस तरह से इस केस में हमारे पास मटेरियल्स हैं, एफआईआर हैं और दूसरे एविडेंस हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं, एफआईआर्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये साफ साबित होता है हमारी तरफ से जो हमारे पास मटेरियल है कि इस पूरे एग्जाम को सेट असाइड करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए और ये दोबारा एग्जाम होना चाहिए। तो इसलिए वी आर फाइटिंग और वही मैं बोलूंगी कि होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि कुछ अच्छा जजमेंट आएगा 8 जुलाई को और चीजें अच्छी होंगी सभी बच्चों के लिए, सभी फैमिलीज के लिए। ये 23 लाख बच्चे नहीं, 23 लाख फैमिली सफर कर रही हैं बिकॉज ऑफ एनटीए का जो ये बड़ा स्कैम हुआ है। सो होप फॉर द बेस्ट। आप सब भी प्रे करें कि बच्चों को जस्टिस मिले और बाकी वी आर फाइटिंग इन द कोर्ट। बहुत सारे बच्चों के साथ उन्होंने बहुत ज्यादा धांधली की है, जैसे कि आप मार्क्स शोट की बात करें, ठीक है, उनकी ओमार शीट की बात करें। अभी भी जो एनटीए ने 1500 बच्चों का जो डाटा डिक्लेयर किया है दैट इज टोटली फेक। 1500 डाटा का बच्चों का डाटा क्यों है, ठीक है, उसमें भी उन्होंने मार्कशीट की जो बात की है वो पूर्ण रूप से मैं यही चीज कहना चाहूंगी वो बिल्कुल फेक है। सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी आज की याचिका गई है उसमें हमने काफी सारे इश्यूज उठाए थे, जैसे कि पेपर लीक, सेंटर मैनिपुलेशन, इर्रेगुलर मार्किंग और एनटीए कि ये सारी चीजें छुपाना। इन द मीनवाइल हमने ये सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने सारे फैक्ट्स देखते हुए उस पर नोटिस इशू किया है और जितने भी रिस्पोंडेंट्स हैं उन्हें स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है और मेन जो पिटिशन है वंशिका यादव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया उसके साथ टैग कर दिया है 8 जुलाई के लिए। और इसमें हमने फिर बाद में अपनी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांगी है क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि और भी सेंटर में ये चीज़ हुई होंगी और क्योंकि सामने और बच्चों की बातें आ भी रही हैं कि जहाँ पे पेपर लॉस ऑफ टाइम हुआ था उनसे बोला गया था कि उन्हें हाफ एन आवर ऑन मिलेगा लेकिन उनको वो चीज़ दी नहीं गई थी। तो इस रिगार्डिंग भी बच्चे काफ़ी आगे आ रहे हैं और ये चीज़ हमने अपने आज की पिटीशन हितेन में उठाई थी। सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत इस दलील पर आपत्ति जताई कि कोटा में स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं। ये टिप्पणी करते हुए कि कोटा में आत्महत्याएं नीट यूजी 2024 के परिणामों के कारण नहीं है। जस्टिस नाथ ने वकील से कहा, यहाँ अनावश्यक भावनात्मक तर्क न दें। जहां तक वकील ने इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता कथित पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जस्टिस नाथ ने कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले एनटीए का जवाब जरूरी है। जज ने वकील से पूछा, क्या एक तरफा सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है? क्या ये आपकी दलील है? जवाब में वकील ने इस बात पर प्रकाश डाला कि याचिकाकर्ता अन्य आसन्न राहत भी मांग रहे हैं, जैसे कि जुलाई में काउंसलिंग शुरू होने से पहले एनटीए द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार से संबंधित पूरी परीक्षा का विवरण प्रस्तुत करना। उन्होंने आग्रह किया, ये 24 लाख स्टूडेंट का भविष्य है। जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की, हम समझते हैं कि हम इन सब बातों से अवगत हैं। इससे पहले कि वे कहें कि सभी तर्क 8 जुलाई को उठाए जाएंगे। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं के लिए वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि एनटीए ने तथ्यों को छुपाकर गुरुवार को एक आदेश प्राप्त किया।
उन्होंने कहा एनटीए ने योग्य स्टूडेंट की संख्या और अयोग्य स्टूडेंट की संख्या का खुलासा नहीं किया। इसकी बजाय उन्होंने पूरे 1563 की फिर से परीक्षा की मांग की, जबकि एनटीए के प्रवेश के अनुसार 790 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है और 773 स्टूडेंट्स ग्रेस मार्क्स प्राप्त करने के बाद भी अयोग्य हैं। जस्टिस मेहता ने जवाब में वकील से आदेश पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने को कहा, जिससे उन पर विचार किया जा सके। पीठ ने ये भी दोहराया कि वो काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगी। न्यायालय 7 रिट याचिकाओं पर विचार कर रहा था। इनमें से याचिका नीट यूजी उम्मीदवारों हितेन सिंह कश्यप और पलक मित्तल द्वारा दायर की गई, जिसमें नीट यूजी परीक्षा में परीक्षा केंद्र में हेरफेर के आरोप भी लगाए गए। याचिकाकर्ताओं ने उड़ीसा, कर्नाटक और झारखंड जैसे राज्यों के स्टूडेंट द्वारा गुजरात के गोधरा में स्पेशल सेंटर चुनने पर संदेह जताया। उदाहरण के लिए गुजरात के पंचमहल के गोधरा तालुका में उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक जैसे दूर दराज के राज्यों के कम से कम 16 स्टूडेंट ने कथित तौर पर नीट पास करने के लिए 10-10 लाख रुपए का भुगतान किया और दूसरे राज्यों से होने के बावजूद गुजरात के जय जलाराम स्कूल को अपना सेंटर चुना। याचिका में उल्लेख किया गया कि गुजरात पुलिस ने शिक्षक द्वारा 10 लाख रुपए लेकर नीट परीक्षा हल करने की पेशकश करने के बाद मामला दर्ज किया। इसी तरह पटना, बिहार में एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही पटना में मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष दिए गए बयान में नीट पेपर लीक की पुष्टि करने वाले पर्याप्त सबूतों के अस्तित्व का संकेत दिया गया। विभिन्न समाचार रिपोर्टों का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें पेपर लीक रैकेट में सरगना की संलिप्तता का सुझाव दिया गया, जिसने उत्तर प्रदेश राज्य में 60 करोड़ रुपए की चौंका देने वाली राशि के लिए नीट प्रश्न पत्र हासिल किया। इनके अलावा याचिकाकर्ताओं ने एनटीए द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए जाने का मुद्दा उठाया। हालांकि याचिकाओं के अन्य सेट पर विचार करते हुए केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया जाएगा और जिन 1563 उम्मीदवारों को ऐसे अंक दिए गए उन्हें फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वह दिल्ली में गहराते जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल प्रदेश ने आपको बताते कि सुप्रीम कोर्ट में अपने पिछले बयान से पलटते हुए कहा कि उनके पास अतिरिक्त पानी नहीं है, ऐसे में वो दिल्ली को पानी नहीं दे सकता है। इसके बाद सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार को जल आपूर्ति अपर यमुना रिवर बोर्ड का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को मानवीय आधार पर पानी की आपूर्ति के लिए आवेदन पेश करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि हमारे पास तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है कि इस मामले पर सुनवाई करें। दिल्ली जल संकट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो पानी की सप्लाई के लिए अपर यमुना रिवर बोर्ड से अपील करें। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार को मानवीय आधार पर अपील करनी चाहिए। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनके पास अतिरिक्त पानी है, जिसके बाद कोर्ट ने हिमाचल को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश दिया था, जो हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचना था। लेकिन अब हिमाचल ने अपने बयान से पलटते हुए कोर्ट को बताया कि उनके पास 136 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है। पीठ ने कहा, राज्यों के बीच यमुना के पानी का बंटवारा एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है और इस अदालत के पास वो तकनीकी विशेषज्ञता नहीं है इस पर फैसला कर सकें। ऐसे में यह मामला उस निकाय पर छोड़ा जाना चाहिए जिसका गठन विभिन्न पक्षों में समझौते के बाद एमओयू द्वारा साल 1994 में किया गया था। जस्टिस प्रशांत कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई के दौरान हिमाचल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, बेहद संवेदनशील मामले में आपने गलत जवाब कोर्ट में दिया। कोर्ट ने कहा 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी की बात कही गई है और यह इतना संवेदनशील मामले में हल्का जवाब दिया गया। आपके ऊपर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा क्यों न चलाया जाए, हम आपके सचिव को भी तलब कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मामले को UYRB के सामने अपना बयान दें ताकि मामला जटिल न हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आपातकाल मुद्दा है। हिमाचल सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारी नियत सही थी, हालांकि जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें कुछ कमियां हैं, उसको ठीक किया जाएगा और कोर्ट के सामने रिकॉर्ड को दिया जाएगा।
हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम अपना हलफनामा वापस ले रहे हैं और इसकी जगह एक नया हलफनामा दाखिल करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार के आग्रह को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने कहा, सभी पक्षों को सुनने के बाद हमारा मानना है कि पहले के समझौते पर किए गए हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के बीच पानी साझा करने से संबंधित यह मुद्दा जटिल और संवेदनशील है और अदालत इस विषय की विशेषज्ञ नहीं है। ऐसे में इस मामले को यमुना रिवर फ्रंट बोर्ड को सुनना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में हरियाणा सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लिया। कोर्ट ने कहा कि हमारे 6 जून के आदेश के मुताबिक हमने सभी पक्षों को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि वजीराबाद में पानी करार के मुताबिक मेंटेन नहीं किया गया, जबकि हरियाणा सरकार ने कहा कि उन्होंने पानी को रिलीज किया है। मुनक कैनाल के जरिए पानी रिलीज किया गया है, जबकि हरियाणा सरकार ने कहा कि उनके पास अतिरिक्त पानी नहीं है, लेकिन 1994 के करार के मुताबिक दिल्ली को पानी दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण या डीडीए द्वारा प्राचीन शिव मंदिर को गिराने के खिलाफ अंतरिम राहत खारिज की है। मंदिर शहर की गीता कॉलोनी और यमुना बाड़ के मैदानों के पास स्थित जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह के वेकेशन बेंच के समक्ष मामला रखा गया। हाल ही में 29 मई को दिल्ली हाई कोर्ट ने डीडीए की विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ प्राचीन शिव मंदिर अवाम अखाड़ा समिति द्वारा दायर याचिका खारिज की थी। जस्टिस धर्मेश शर्मा ने कहा था कि याचिकाकर्ता मंदिर सेवाओं को चलाने के लिए नागरिक संपत्ति का उपयोग और कब्जा जारी रखने के लिए अपने पास मौजूद किसी भी कानूनी अधिकार को प्रदर्शित करने में बुरी तरह से विफल रहा है। एकल न्यायाधीश की पीठ ने ये भी कहा कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान शिव को हमारी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम लोग उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद चाहते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर यमुना नदी के तल और बाढ़ के मैदानी इलाकों से सभी अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण हटा दिए जाएं तो भगवान शिव अधिक प्रसन्न होंगे। याचिका में अधिकारियों के खिलाफ ये सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि मंदिर चालू रहे और भक्तों के उपयोग के लिए खुला रहे। हालांकि अदालत ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि विवादित संरचना यमुना बाढ़ के मैदानों में स्थित है, जिसे एनजीटी के निर्देशों के अनुसार डीडीए ने विकसित किया है। इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता समाज को मंदिर में मूर्तियों और अन्य धार्मिक वस्तुओं को हटाने और उन्हें किसी अन्य मंदिर में रखने के लिए 15 दिन का समय दिया। इसने डीडीए को अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने की भी स्वतंत्रता दी है। इस आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया। हालांकि इसने विध्वंस के खिलाफ कोई रोक नहीं लगाई है, जिससे कि याचिका निष्फल हो गई है। 12 जून को 15 दिन का समय समाप्त हो गया और इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत की मांग करते हुए एक विशेष अनुमति याचिका दायर की। कोर्ट ने कहा कि प्राचीन मंदिर सीमेंट से नहीं बल्कि पत्थर से बनाए गए थे और उन पर रंग रोगन किया गया था। ये सभी हाल ही के मंदिर थे। हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मंदिर यमुना के बाढ़ क्षेत्र में नहीं है। उन्होंने न्यायालय से अंतरिम संरक्षण देने का अनुरोध किया। इसके बावजूद ये देखते हुए कि अपील हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष लंबित है, पीठ ने कहा कि वह समानांतर कार्रवाई पर विचार नहीं करेगी। जब वकील ने फिर से केवल 24 घंटे के लिए अंतरिम संरक्षण के अनुरोध किया, ये कहते हुए कि अन्यथा याचिका निरर्थक हो जाएगी, तो न्यायालय ने जवाब दिया कि आपको इस तरह की राहत देने के लिए आपके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिलीज को लेकर लंबित मामले के गुण दोष के आधार पर निपटारे तक फिल्म हमारे 12 की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। 14 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म पर कथित तौर पर इस्लामी आस्था और भारत में विवाहित मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फिल्म की रिलीज की अनुमति दिए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर ये आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इसकी रिलीज को लेकर लंबित मामले के गुण दोष के आधार पर निपटारे तक फिल्म हमारे 12 की स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। 14 जून को रिलीज होने वाली इस फिल्म पर कथित तौर पर इस्लामी आस्था और भारत में विवाहित मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फिल्म की रिलीज की अनुमति दिए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यह आदेश पारित किया। शुरू में याचिकाकर्ता अजहर बादशाह तंबोली ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, जिसमें फिल्म हमारी 12 को दिए गए सर्टिफिकेट को रद्द करने और इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि फिल्म जिसे पहले 7 जून को रिलीज किया जाना था, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों और इससे जुड़े नियमों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने दावा किया कि ट्रेलर इस्लामी आस्था और भारत में विवाहित मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक है। फिल्म की रिलीज संविधान के अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करेगी। याचिकाकर्ता के अनुसार ट्रेलर में विवाहित मुस्लिम महिलाओं को समाज में व्यक्तियों के रूप में कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं होने के रूप में दर्शाया गया। ये कुरान की आयत और आयत 223 की गलत व्याख्या पर आधारित है। ये दावा किया गया कि फिल्म की रिलीज से पहले किए जाने वाले संशोधनों के बावजूद ट्रेलर में CBFC द्वारा दिए गए प्रमाणन के बारे में कोई अस्वीकरण या संदर्भ नहीं है। दूसरी ओर CBFC ने तर्क दिया कि सभी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद फिल्म के लिए प्रमाणन दिया गया। इसने दावा किया कि आपत्तिजनक दृश्य और संवाद हटा दिए गए और YouTube और बुक माशियो याचिकाकर्ता द्वारा संदर्भित पर जारी किए गए फिल्म के ट्रेलर प्रमाणित ट्रेलर नहीं है। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर जेल अधिकारियों से जवाब मांगा जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता को वर्चुअल तरीके से मेडिकल जांच में शामिल होने की मांग की। राउज एवेन्यू कोर्ट के वेकेशन जज मुकेश कुमार ने केजरीवाल की याचिका पर कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। अदालत ने कहा कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उचित समझता हूं। आवेदन कल के लिए रखा जाए। जब ईडी के वकील ने अनुरोध किया कि केजरीवाल की नई अर्जी पर जांच एजेंसी द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया जाए तो अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, आरोपी न्यायिक हिरासत में है और आपकी हिरासत में नहीं है। अगर उन्हें कोई सुविधा चाहिए तो उसमें आपका कोई रोल नहीं है, आपकी कोई भूमिका नहीं है। ईडी की ओर से पेश हुए विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अदालत को बताया कि PMLA की धारा 45 के प्रावधानों के कारण केंद्रीय जांच एजेंसी एक महत्वपूर्ण हितधारक है। पिछले सप्ताह अदालत ने चिकित्सा आधार पर 7 दिनों के लिए अंतरिम जमानत मांगने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज की। जज बावेजा ने कहा कि चुनाव के दौरान उनके द्वारा किए गए व्यापक प्रचार से पता चलता है कि उन्हें कोई गंभीर या जानलेवा बीमारी नहीं है जिससे उन्हें PMLA के तहत जमानत मिल सके। अदालत ने यह भी कहा था कि मधुमेह या यहाँ तक कि टाइप 2 मधुमेह को इतनी गंभीर बीमारी नहीं कहा जा सकता है। केजरीवाल को दावा की राहत मिल सके। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी और इसके एक दिन बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। केजरीवाल फिलहाल 19 जून तक न्यायिक हिरासत में हैं। हाल ही में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल के साथ आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाते हुए पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने जांच एजेंसी द्वारा दाखिल 7 पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लेने का आदेश सुरक्षित रख लिया और 10 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की थी। न्यायालय ने कहा कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों के बयान और आपके अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने के में सक्षम है और जिसमें कहा गया कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए। इस मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।